हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि इन्वायरमेंट कन्वेंशन पर जो हमारा तीसरा पार्ट है उसमें सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ब्लंट लैंड रिपोर्ट या ब्लंट लैंड एक कन्वेंशन हुआ जो 1987 में हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने लिखा हुआ है ब्लंट लैंड रिपोर्ट 1987 में। इस रिपोर्ट का थीम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अब इसमें सबसे पहले बात हुई कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया वो कहाँ से आया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, क्रिस्टलाइज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। और पहले केवल इन्वायरमेंट की बात नहीं होती थी, जैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल है, पॉवर्टी से रिलेटेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिफरेंट चीज़ों पर बात होती थी। तो इसीलिए अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधा सीधा मतलब इन्वायरमेंट से होता है, उस चीज़ को हम समझ सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इसका मतलब ये है कि जैसे आज हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उनमें जो रिसोर्स का यूज कर रहे हैं उनका हम यूज इस तरीके से करें कि वो रिसोर्स फ्यूचर के लिए भी बचा हो। ऐसा ना हो कि हम उसको एक्सप्लॉइट कर लें और फ्यूचर में वो ख़त्म हो जाए। तो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि ताकि फ्यूचर में वो रिसोर्सेस बचे रहें। तो ब्लंट लैंड रिपोर्ट में बस यही बात की गई कि जो है सस्टेनेबल डेवलप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया और ये रिपोर्ट 1987 में पब्लिश की गई। उसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है अर्थ समिट, जो 1992 में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब अर्थ समिट के बारे में हम बात करते हैं। अर्थ समिट जो है रियो डी जेनेरियो जो है ब्राज़ील की एक सिटी है जहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया और 1992 में, इतना याद रखना है। उसके बाद इसके रिजल्टिंग डॉक्यूमेंट आते हैं। अब इसको बस थोड़ा थोड़ा समझते चलना है हमको कि जैसे इसमें 5 रिजल्टिंग डॉक्यूमेंट हो गए। पहला डॉक्यूमेंट जो हुआ उसका नाम रियो डिक्लेरेशन रखा गया, दूसरा एजेंडा 21, तीसरा फॉरेस्ट प्रिंसिपल, चौथा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और पांचवा फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो पांचों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। पहला है रियो डिक्लेरेशन। अब रियो डिक्लेरेशन की हम बात करते हैं तो अब ऑब्वियसली सब जो है 1992 में ही दिए गए। अब जैसे प्रोड्यूस 1992 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इनफॉर्मली नोन एज अर्थ समिट। तो जो समिति हुई उस समिट का जो नाम रखा गया वो ये रखा गया कि UNCED, मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, उसको इनफॉर्मली अर्थ समिट के नाम से ही जाना जाता है। और रियो डिक्लेरेशन जो है 27 प्रिंसिपल पर बेस्ड था। मतलब रियो डिक्लेरेशन में जो है इन्वायरमेंट, पावर्टी, इन सब चीज़ के बारे में बात हुई जो 27 प्रिंसिपल पर बेस्ड था। और इस समिट को जो है UNCED कहा गया, 1992 में ही ऑर्गेनाइज किया गया। UNCED का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये रियो डिक्लेरेशन हो गया। अब देखिए दूसरा एजेंडा 21। अब 21 यहाँ पे क्या बताता है कि 21 सेंचुरी को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या है? एन एक्शन प्लान ऑफ यूनाइटेड नेशन रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड आउटकम ऑफ UNCED। अब जो UNCED जो ऊपर बात हुई उसका आउटकम कैसे आएगा उन सब के बारे में बात किया गया एजेंडा 21 में, कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसका आउटकम आएगा। तो ये दो हो गया। तीसरा फॉरेस्ट प्रिंसिपल। अगर हम फॉरेस्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ये लीगली बाउंडिंग नहीं था, बस ऐसे जनरल बना दिया गया कि अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल फॉर ए ग्लोबल कंसेंसस ऑन मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करने के लिए हर कंट्री के बीच एक कंसेंसस डेवलप किया गया फॉरेस्ट प्रिंसिपल के अंतर्गत। और फिर उसके बाद चौथा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आता है। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी
में 3 बातें कही गई। एक कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन की बात की गई उसमें। फिर नगोया प्रोटोकॉल और कार्टेजिना प्रोटोकॉल, जिसकी मैं प्रीवियस वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ। उसके बाद फिर लास्ट आता है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जब फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात की गई तो इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत 3 चीज़ें आ गई। अब देखिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना कर दी गई। उसके बाद ये एक टाइप का ट्रीटी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके बाद दूसरा है CBD और CCD। इन तीनों इस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो अगर हम इन तीनों चीज़ों की बात करते हैं तो पहला तो UNFCCC है, इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। फिर CCD है, कन्वेंशन टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन। तो डिजर्टिफिकेशन को कैसे रोका जाए, तीसरा ये बताता है, उसके बारे में डॉक्यूमेंट है। दूसरा ये बताता है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जाए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब देखिए इसमें क्या बात हुआ, इसमें ये कहा गया कि जैसे जो कंट्रीज हैं ग्रीन हाउस गैस इमिट कर रही हैं, जो डेवलप्ड नेशन हैं वो तो ज़्यादा इमिट कर रहे हैं, तो कहा गया कि कैसे ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट को कम किया जाए। तो यहाँ पर ये जितनी कंट्रीज हैं उनको 4 भागों में बांट दिया। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत 4 भागों में कंट्री को बांट दिया गया। जैसे पहली कंट्री को Annex 1, दूसरी को Annex 2, फिर नॉन एनेक्स कंट्री, फिर LDC लीस्ट डेवलप्ड कंट्री या लीस्ट डेवलपिंग कंट्री। तो 4 भागों में अब Annex 1 कंट्री में रखा गया जो कंट्री इंडस्ट्रियलाइज हो चुकी हैं और लगातार डेवलप्ड कर रही हैं। फिर Annex 2 में रखा गया कि वो कंट्री जो स्टेबल हो चुकी हैं, डेवलप्ड हो चुकी हैं। और उसके बाद फिर तीसरे जो नॉन एनेक्स कंट्री हैं उनमें डेवलपिंग नेशन जैसे इंडिया, चाइना, इनको रखा गया। फिर उसके बाद लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में रखा गया अफ्रीका के जो नेशंस हैं उनको रखा गया। तो अब देखिए इसमें फिर क्या बात होती है, अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं। तो जैसे अब एक और समिट ऑर्गेनाइज किया गया, अब इसको आप लोग थोड़ा जो है बस हल्का हल्का इन सब चीज़ों के बारे में जान लीजिए। जैसे Rio+5 क्या है। अब जैसे Rio+5 का मतलब है कि रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट 1992 में हुआ उसके 5 साल बाद फिर एक Rio+5 रियो में ही कॉन्फ्रेंस हुआ जिसे Rio+5 के नाम से बोला गया। तो Rio+5 मतलब रियो के बाद 5 साल 1997 एक कॉन्फ्रेंस हुआ कि जो अर्थ समिट में जो बातें की गई उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, किस तरीके से वो बढ़ रहा है और कैसे और अच्छा किया जा सकता है। फिर जोहानिसबर्ग समिट आया। अब देखिए जैसे Rio+5 1997 में जो हुआ उसका जो एम है टू रिकॉग्नाइज द प्रोग्रेस ऑफ इनकम, पॉवर्टी, ग्लोबलाइजेशन, मतलब बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई, न कि केवल इन्वायरमेंट पे। फिर जोहानिसबर्ग समिट हुआ 2002 में और Rio+20 2012 में। अब देखिए जोहानिसबर्ग समिट जो हुआ इसमें क्या था कि इम्प्लीमेंट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किया कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है और फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21। जो एजेंडा 21 पहले हम बात कर चुके हैं उसका फुल इम्प्लीमेंटेशन की बात किया है। तो जोहानिसबर्ग समिट 2 चीज़ों की बात किया है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इसकी, और दूसरा फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21। फिर उसके बाद जो है फिर जोहानिसबर्ग समिट हो गया, इसमें 2 चीज़ें आ गई। फिर Rio+20 2012 में। अब ऐसे हम समझ सकते हैं Rio+20 1992 और उसमें 20 जोड़ देंगे तो 2012 हो गया। तो अब इसमें पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब की फिर से बात हुई। तो अब इसको हम ऐसे इसका ईयर याद कर सकते हैं और मेनली क्या क्या बात हुई थोड़ा थोड़ा याद कर सकते हैं। फिर अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। अब पहले हम ये समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो कब जो है आया, 2015 में इम्प्लीमेंट किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और टोटल 17 गोल हैं, ये याद रखना है। 2015 में आया और टोटल 17 गोल हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन कौन से हैं। जैसे
मैक्सिमम इससे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, 2015 में आया 17 गोल हैं और 5वां गोल किससे रिलेटेड है, चौथा गोल किससे रिलेटेड है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप 2-3 दिन में धीरे धीरे इसको समझ के याद कर सकते हैं। अब देखिए जैसे पहला नो पावर्टी है, पावर्टी से रिलेटेड है, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा मतलब दूसरा हंगर से रिलेटेड है, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है, चौथा क्वालिटी एजुकेशन है, पाँचवां जेंडर इक्वलिटी है, फिर छठवां क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, उसके बाद फिर सातवां जो है एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, नौवां इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, 10वां रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज है, 11वां सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज हैं, 12वां जो है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है, 13 क्लाइमेट एक्शन, 14 लाइफ बिलो वाटर, 15 लाइफ ऑन लैंड, 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद जो 17वां है वो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अब इसके बाद ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गए 17 गोल 2015, और इन गोल को आप धीरे धीरे 2-3 दिन में करके याद कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद हमारा क्या आता है। अब जैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होती हैं। अब देखिए जो 1992 में अर्थ समिट हुआ और 1995 से जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हर साल होती है इन्वायरमेंट इशू को लेकर के। तो पहली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी जर्मनी में हुई थी 1995 में। अब हम ये समझते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझते हैं जैसे इम्पॉर्टेंट पार्टीज के बारे में। तो तीसरा क्योटो में हुआ था 1997। ये याद रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, 1997 में हुआ था तीसरा। अब इसमें मेन चीज़ें क्या है कि क्योटो प्रोटोकॉल में जैसा कि मैंने लिखा हुआ है स्टेबल ग्रीन हाउस गैस एंड बाइंडिंग टू रिडक्शन, ग्रीन हाउस गैस को स्टेबल करके और रिडक्शन को बाइंडिंग करता है। जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो बहुत ज़्यादा इमिट कर चुकी हैं, जैसा कि हम जानते हैं सबसे ज़्यादा चाइना इस टाइम इमिट करता है, फिर यूएसए, फिर इंडिया तीसरे नंबर पे है। अब देखिए कंट्रीज के मामले में वैसे तो यूरोपियन यूनियन को जोड़ दिया जाए तो वो तीसरे पे आता है, चौथे पे इंडिया आता है, लेकिन कंट्री में इंडिया तीसरे पे है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो ये क्योटो प्रोटोकॉल है ये मेनली क्या बताया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करें, बट जबकि डेवलपिंग कंट्री जो हैं वो अभी इमिट करती रहें, वो कुछ दिन बाद जो है अपना सोचेंगे इसके बारे में। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर एक जो है 2015 में 21वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ है, 21 COP पेरिस में हुआ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि 21वां जो है COP है 21 COP और पेरिस में हुआ 2015 में। अब इसमें क्या है लीगली बाइंडिंग ऑल कंट्री। इसमें ये कहा गया कि केवल डेवलप्ड कंट्री नहीं, हर कंट्री जो है कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम के फ्रेमवर्क के बाद जो है रिड्यूस करना शुरू कर दें। मतलब कि कुछ टाइम के फ्रेमवर्क के बाद तो जीरो करना है लेकिन रिड्यूस अभी से करना है। तो जब ऐसा कहा गया तो जिसने इस पर सिग्नेचर किया उसको मानना पड़ेगा। जैसे इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है तो इंडिया को भी मानना पड़ा कि हाँ ठीक है हम जो है अपना ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करेंगे। तो अब इसका गोल क्या बनाया गया, इसका गोल ये बनाया गया कि जो है जो ग्लोबल अर्थ का टेम्परेचर है उसको 2 के नीचे रखना है। प्री इंडस्ट्रियल उसको 2 ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रखना है और उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाना है। अभी 2 के नीचे रख के फिर 1.5 के तक उसको लाना है और वहाँ पे उसको रखे रहना है या फिर उससे भी नीचे जाना है फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल। जैसे प्री इंडस्ट्रियल लेवल में देखा जाए तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था उसके पहले ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर जो है निगेटिव में था, बट इस टाइम जो है 1.5 के ऊपर है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर। तो उसके रिस्पेक्ट में 2 के नीचे रखना है अभी और फिर उसको कम करते करते 1.5 तक ले जाना है। ये इसका एम है पेरिस एग्रीमेंट का। उसके बाद यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि NDC का मतलब होता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है हर कंट्री नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अपना एक जो है बताएं। जैसे इंडिया ने बताया कि इंडिया ने ये कहा कि जो है 2030 तक हम 35% ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन कर देंगे अपने यहाँ से। उतना जो है रिन्यूएबल सोर्स यूज करेंगे, जैसे सोलर लाइट वाइट ये सब यूज करेंगे और जो बिजली बनाएंगे वो दूसरे मेथड से बनाएंगे ताकि जो है कोयला वोयला का यूज न हो, जिससे जो है ग्रीन हाउस गैस का इमिशन न हो। तो ऐसे ऐसे हर कंट्री अपना एक NDC
नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का एक जो है लिस्ट बनाया, उसमें सबने बताया कि हम कैसे करेंगे। और इसमें पेरिस एग्रीमेंट में ये बात हुई कि नेट जीरो कॉन्सेप्ट, मतलब हर कंट्री 2050 तक ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है उसको जीरो कर दे। और उसके बाद फिर अब देखिए जो COPs हैं, वो 25वां COP मैड्रिड स्पेन 2019 में हुआ, और 26 COP ग्लासगो में होना था यूनाइटेड किंगडम 2020 में, बट वो जो है पोस्टपोन होकर 2021 नवंबर में होगा, कोरोना की वजह से 2020 में नहीं हुआ। तो ये COP हो गया। तो ये सब हो गया। अगर आप जो है तीनों वीडियोज को देख के अच्छे समराइज करके नोट्स बना लेंगे तो आई होप बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी।